हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 6 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बाजार दर्पण की। तो देखिएगा सेंसेक्स और निफ्टी की क्या कंडीशन रही उसको देखते हैं एक बार। तो अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है बढ़कर 78,581 पॉइंट पर पहुंच चुका है। जबकि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है बढ़कर 24,624 पॉइंट पर पहुंचा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की। तो देखिएगा अगर हम गोल्ड यानी सोने की बात करें तो सोना जो है बढ़कर 1,48,780 रुपये पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें सिल्वर यानी चांदी की तो यह बढ़कर जो है 2,28,350 रुपये पर पहुंच चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्रूड ऑयल और डॉलर की। तो देखिएगा अमेरिकी डॉलर जो है घटकर 95 रुपये पर पहुंच चुका है, जबकि क्रूड ऑयल जो है घटकर $80 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। तो ये थी बाजार दर्पण की जो इम्पोर्टेंट खबरें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जो है निर्णय आया है लिव इन संबंधों को लेकर के, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि घरेलू क्रूरता और हिंसा के विरुद्ध आपराधिक कानूनों के तहत मिलने वाला संरक्षण केवल विधिक रूप से विवाहित महिलाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोर्ट के अनुसार यह संरक्षण उन महिलाओं को भी प्राप्त होगा जो ऐसे लिव इन संबंधों में रह रही हैं जहां दोनों पक्षों के मध्य विवाह करने की वास्तविक इरादा है। यह फैसला महिलाओं के मूल अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के रक्षा के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो न्यायपालिका का यह कदम बदलते सामाजिक परिवेश में असंगठित या गैर पारंपरिक पारिवारिक ढांचों में महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक कानूनों की सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करेगा। यानी ये जो है अगर हम बात करें तो इसको जो अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसको जो है ये संरक्षण प्रदान करता है और उसी के संदर्भ में जो है महिलाओं को और उसके जो मतलब सामाजिक कानून हैं और उसकी बात करते हैं सशक्तिकरण को जो बात करते हैं तो उसकी मजबूती प्रदान करेगा ये, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इस तरह से जो एक वैवाहिक संबंधों को लेकर जो है ये मामला पहले चला आ रहा था, लेकिन अब जो है ये लिव इन संबंधों को लेकर भी जो है इस तरह से अगर घरेलू हिंसा से आपराधिक संरक्षण प्रदान होगा इससे, तो ये मामला यहाँ पर दिया गया है ना। तो इससे हम और थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिएगा इसके बारे में अगर हम देखें तो ऐतिहासिक फैसले में क्या क्या रहा इसको बात करते हैं। तो देखिएगा लिव इन संबंधों में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो महिलाओं को भी मिलेगी 498 एक की सुरक्षा। शादी का इरादा और रिश्ते का शुरुआती सबूत होने पर मिलेगा कानूनी संरक्षण। यानी अगर किसी ने शादी का इरादा कर रखा है कि शादी करेंगे और वो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं जिससे जो है कुछ मामला बिगड़ जाता है, तो इस मामले जो संरक्षण की बात करते हैं वो महिला को संरक्षण दिया जाएगा। और इस तरह से जो जैसे कि मान लीजिए चलिए इस तरह का जो मुआवजा वगैरह होता था, जो मतलब जैसे मान लीजिए चलिए अगर शादीशुदा पुरुष और महिलाएं अलग हो जाती हैं तो उसको जो है एक प्रकार से महिला को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो मुआवजा मिलता था, इस तरह से अब इस तरह से लिव इन रिलेशन में रहने वाले संबंधों में भी ये मामला मतलब एक प्रकार से लागू हो गया है। मामला क्या है, मामले को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 498 ए यानी घरेलू क्रूरता के तहत जो है मिलने वाली सुरक्षा अब शादी जैसे रिश्ते लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं पर भी, पार्टनर को भी प्राप्त होगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह सुरक्षा केवल तभी लागू होगा जब दोनों पार्टनर्स विवाह करने का इरादा हो, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही साथ महिला को शुरुआती तौर पर यह साबित करना होगा कि वह शादी जैसे रिश्ते में रह रही थी। इसके साथ और क्या है, यह फैसला बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुरूप है और महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय लिव इन पार्टनर को भी कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो यह फैसला जो है महिलाओं के अधिकारों और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है और जो कि अनुच्छेद 21 का जो है इसमें हवाला दिया जा रहा है ना। तो ये मामला था यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को रहने के लिए, मतलब रहने के संबंध में, तो ये था। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर देंगे यहाँ पर ई प्रत्यारोपण यानी राष्ट्रीय अंगदान डिजिटल पोर्टल की। तो एक जो है सरकार ने इस तरह का जो पोर्टल शुरू किया उसकी बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो है 3 अगस्त को जो है ये अंगदान मतलब जो प्रत्यारोपण अंगदान है उसका दिवस था, तो उससे संबंध में जो कुछ बातें निकल कर आई हैं उसको देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर ई प्रत्यारोपण पहल का पूर्ण संस्करण लॉन्च कर दिया है।
भारत में वर्ष 2025-26 के दौरान रिकॉर्ड 20,000 से अधिक अंग प्रत्यारोपण दर्ज किए गए हैं। देखिए लगभग जो है हम जानते ही हैं कि जो हमारे कुछ जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो कुछ समय तक जो है मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक जो है वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो उनको क्या होता है, उनका अगर हम अंगदान कर देते हैं तो अंगदान करने के बाद में क्या होता है, उसको जो मतलब मेडिकल जो एक प्रकार से प्रक्रिया प्रोसेस होता है उसके माध्यम से जो है दूसरे व्यक्ति में जो उसका क्या कर लिया जाता है, प्रत्यारोपण कर लिया जाता है, यानी उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ना, ये हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है, ई प्रत्यारोपण पोर्टल का उद्देश्य अंग आवंटन में पारदर्शिता लाना, बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना और दाता और प्राप्तकर्ता के बीच रियल टाइम मिलाने को सुगम बनाना है। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे देश के प्रत्यारोपण को क्या करेगा, केंद्रों को जोड़कर प्रतीक्षा पर समय को कम करेगा और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियानों के प्रति जो है गति प्रदान करेगा। यानी इससे क्या होगा, इससे यह होगा, इस तरह का जो डिजिटल पोर्टल बनाया है तो उसमें जो लोग मान के चलिए, कोई लोग जो है किसी को जो है बॉडी का जो पार्ट्स है उसको चाहिए है ना, और कोई जो है बॉडी का पार्ट डोनेट करना चाहता है, तो यहाँ जो है एक पोर्टल है और दोनों जो है इस पर क्या करेंगे, इस पर अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे और इस पर अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे। अब यहाँ पर दोनों का पता चल जाएगा कौन व्यक्ति इसका क्या करें, इसको डोनेट करना चाहता है और कौन इसको जो है रिसीवर है, कौन जो है इसका डोनेटर है ना। तो इस तरह से जो है इस प्रकार से क्या हो सकता है, डिजिटल पोर्टल बनने से जो कह सकते हैं, जो हमारी मतलब एक प्रकार से होती है ना पारदर्शिता और बिचौलियों की जो भूमिका है वो समाप्त हो जाएगी और पारदर्शिता जो है इसमें लाई जाएगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक मतलब डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। आगे बात करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा क्या है देखिएगा। अगर हम इसकी बात करें, पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट जो है 1994 में किया गया था हार्ट का। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन के याद में भारत में हर साल 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस यानी नेशनल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डे मनाया जाता है ना। इसमें क्या है देखिए, सफल सर्जन यह एक ऐतिहासिक ऑपरेशन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वरिष्ठ कार्डियन सर्जन डीपी वेणुगोपाल, ये कभी कभी आता भी है कि जो है सबसे पहला जो मान के चलिए जो हार्ट का ट्रांसप्लांट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे डॉक्टर पी वेणुगोपाल द्वारा, है ना, इनकी टीम थी, तो इनके द्वारा किया गया था। पहले सर्जरी क्या होता है, इस सर्जरी को प्राप्त करने वाले भारत के पहले मरीज देवी राम थे, जो 40 वर्ष के एक भारी उद्योग कर्मचारी थे। सर्जरी के बाद उन्हें 14 वर्ष तक जीवित रहने की जो है मतलब कह सकते हैं समय मिला था। कानूनी मान्यता क्या है, इस सर्जरी से ठीक पहले मई 1994 में भारतीय संसद ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स बिल पास किया था, जिसने भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ब्रेन डेथ को कानूनी मान्यता दे दी थी। संस्थान का सही नाम क्या है, एक छोटा सा सुधार है, एम्स का हिंदी में पूरा नाम अखिल भारतीय तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए छोड़िए, एम्स के बारे में है थोड़ा गलत लिखा था ना, इस बारे में बता रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक छोटी सी और खबर है, दिवस को की घोषणा, इस जो है बात करिए सफल जो प्रत्यारोपण की पहली वर्षगांठ को देश में काफ़ी सराहना हुई थी और बाद में जो है 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका आधिकारिक तौर पर जो है 3 अगस्त को राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस जो है वो घोषित कर दिया था और जब से जो है 3 अगस्त को राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट खबरें थी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की। तो इसका जो है इसको फिर से विस्तार कर दिया गया है। देखिएगा, वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्योग माध्यमों उद्यमों यानी कि MSMEs को वित्तीय तरलता और संस्थागत ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी 5.0 की घोषणा कर दी है। इस योजना के अंतर्गत जो है पात्र MSME इकाइयों को बिना किसी अतिरिक्त संपार्श्विक यानी कोलेटरल मतलब गारंटी के 100% गारंटी कवरेज के साथ 2.55 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण आवंटन निर्धारित किया गया है। यह पहल सिडबी जो हमारी स्मॉल होती है ना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बैंक अथॉरिटी है ना, तो ये होती है सिडबी। तो सिडबी के माध्यम से जो है दिया जाएगा, संचालित की जा रही है ये, और जो विशेष रूप से जो है विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र की छोटी इकाइयों को जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के में प्रतिस्पर्धी बनाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, है ना। तो ये है हमारी जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो MSME है उनको जो है प्रोत्साहन देने के लिए जो है इस योजना का विस्तार किया गया है और इसका जो है अब इसको 5.0 की रूप में जो है इसको आगे बढ़ाया गया है ना। तो ये है। अच्छा आगे बढ़ेंगे हम। अगर हम बात करें, देखिएगा,
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है गारंटी योजना का विस्तार किया गया है, जिसके तहत जो है 20% तक अति ऋण प्रदान किया जाएगा। इस पर 100% सरकारी गारंटी प्रदान की गई है। ऐसे ही अनेक फैसलों के कारण आज हमारे छोटे से बड़े उद्योग जो हैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का जो है बयान है ना। तो ये देखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सहभागी भूजल प्रबंधन और अटल भूजल योजना की। उसकी समीक्षा की गई है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना और कैच द रेन है ना अभियान के प्रगति मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है और 7 राज्यों 8,203 जल संकट ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना के वैज्ञानिक और सामुदायिक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। यानी ऐसा माना जा रहा है जो 7 राज्यों की जो 8,203 जल संकट ग्रस्त ग्राम पंचायतों में जो अटल भूजल योजना है उसके वैज्ञानिक जो और सामुदायिक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। भूजल स्तर के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए समुदाय संचालित जल सुरक्षा योजना को अनिवार्य बनाया गया है। रिपोर्ट में डिजिटल मैपिंग का उपयोग करके सूक्ष्म स्तरीय जल प्रबुद्ध यानी जल भ्रद जो होती है एक्यूफायर, पुनर्भरण और संरचनाओं के निर्माण और टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाने पर विशेष बल दिया गया है। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि अटल भूजल योजना है उसके माध्यम से जो है हम किस प्रकार से अपनी ग्राम पंचायतों को जो है एक प्रकार से कह सकते हैं जो भूजल की समस्या है उसको जो है उबारने का प्रयास कर रही है सरकार, है ना। तो ये है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। इसकी अगर हम बात करें, देखिएगा ये अटल भूजल योजना जो है, देखिए इसका क्या एक सिंबल है हम देखते हैं, है ना, जो हमारी पूरी दुनिया को जो है एक प्रकार से उसमें हाथ में लिए हुए पूरा जो है जल यहाँ पर दिखाया गया है ना। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जनसांख्यिकी लाभांश और परीक्षा सुधार प्रणाली की जो है बहुआयामी चुनौती, उसको देखेंगे क्या है मामला। आगे देखते हैं। हाल ही में देश भर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों और पर युवाओं के व्यापक ध्यान और चर्चा के बीच विशेषज्ञों ने भारत के जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के प्रभावी उपयोग के लिए परीक्षा और भर्ती प्रणालियों में संरचनात्मक सुधारों को आवश्यक बताया है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, मानव पूंजी में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और शिक्षा कौशल समन्वय को मजबूत करना भारत की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। विश्लेषकों का मानना है कि युवा ऊर्जा को राष्ट्रीय निर्माण और औद्योगिक नवाचार में सही दिशा देना देश की माध्यमिक जो मध्यकालिक विकास रणनीति है उसके केंद्रीय स्तंभ होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे देश की आबादी है वो लगातार बढ़ रही है और लगभग जो है इस समय 150 करोड़ के आसपास जो है वो हमारे देश की आबादी है ना। अगर हम बात करें एक जनरली तो हमारे देश की आबादी जो है विश्व में अब नंबर 1 हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है अभी नहीं कह सकते। लेकिन जो है हमने पीछे भी एक आंकड़ा देखा था कि हमारी जो जनसंख्या है वो चीन को भी जो है क्रॉस कर चुकी है ना। तो चीन की लगभग जो है 148 करोड़ के आसपास है और हमारी जो है वो 150 करोड़ के आसपास हो गई है। और अब जो है 2026 की जो जनगणना हो रही है उसमें देखेंगे जो क्या क्या आंकड़े मुख्य रूप से आते हैं निकल के स्पष्ट रूप से, है ना। तो उसमें बात करेंगे। जनसंख्या के लाभांश का मतलब होता है कि जो हमारी मतलब जो हमारी कह सकते हैं कि जनसंख्या होती है वो किस प्रकार से जो है अपने जो कार्य होते हैं, है ना, जो मतलब कह सकते हैं कार्यशाली जनसंख्या है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। तो ये सब जो है जनसंख्या के लाभांश के अंतर्गत आते हैं कि आखिरकार हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितना जो है कार्यशील उसमें कार्यों में लगी हुई है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे क्या क्या है। अगर हम बात करें, देखिएगा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इन 2023-30 में क्या अगर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या है इन मिलियन है 1461 मिलियन। अगर हम बात करें चाइना की तो देखिएगा चाइना की क्या है 1391 मिलियन है। और वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका जो है अभी 366 मिलियन के आसपास में है ना। तो ये है। अगर हम बात करें, देखिएगा मीडियन एज की बात करें तो मीडियन एज में कितने लोग हैं, है ना। इंडिया में देखिए 32 हैं, है ना, 32 ईयर्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर 43 है 43 और यहाँ पर जो है 39 है। अगर हम बात करें लेबर फोर्स सरप्लस यानी डेफिसिट बाय द 2020 तो लेबर फोर्स में कितनी हमारे पास में है 47 ज़्यादा है ना। और चाइना में क्या है -10 है, यूएसए में क्या है -17 है। तो ये क्या है लेबर फोर्स का सरप्लस है हमारे पास में कितनी जो है लेबर फोर्स अधिक मतलब कह सकते हैं ज़्यादा है या कम है उस आधार पर हमको यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमारे पास लेबर फोर्स जो है 47 जो है मिलियन जो है वो ज़्यादा है बाय 2020 के हिसाब से, है ना। तो ये है। तो ये हमने देखा।
तो आज के लिए मैं बस यहीं रोकूँगा। आज के लिए बस जाने से पहले आपको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको भी शेयर करते रहें, और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा दें, ताकि जो है सबसे पहले वीडियो आपके पास ही पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।